हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका चौक कुंडली। क्या होती है चौक कुंडली? ज़्यादातर प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में हम क्या करते हैं, चौक कुंडली का यूज़ करते हैं। इसके द्वारा हम उच्च से उच्च धारा का मान कंट्रोल कर सकते हैं, निम्न कर सकते हैं और ऊर्जा का क्षय भी कम होता है। तो सिद्धांत की बात करें तो यह वाटहीन धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। वाटहीन धारा यानी जिसकी औसत शक्ति शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। आगे हम इसकी डेफिनेशन भी समझने वाले हैं कि वाटहीन धारा क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें चौक कुंडली के फिगर के बारे में। तो इसमें हमने ली है लोहे की पतली क्रोड, ठीक, जिसपे हमने तांबे का तार लपेटा है। एक लोहे की राड है जिसपे हमने क्या किया है, तांबे का तार लपेटा है। नीचे एक क्या लगाया, प्रत्यावर्ती जनरेटर, प्रत्यावर्ती जनित्र लगाया और एक बल्ब लगाया। जैसे ही हम प्रत्यावर्ती जनित्र से क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं तो बल्ब जलने लगता है और तार में पहुंचती है तो उच्च ऊर्जा बहने लगती है। जब उच्च ऊर्जा बहेगी तो ये क्या काम करती है, चौक कुंडली इसको कंट्रोल करने का काम करती है। रचना आप देख लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक लोहे की पतली क्रोड होती है। इसमें क्या होती है, लोहे की पतली क्रोड होती है जिस पर हम क्या करते हैं, तांबे का तार उठाया और इस पे पूरे में लपेट दिया। जैसे स्प्रिंग होती है ना, ठीक वैसे ही लोहे की राड पे हम क्या करते हैं, तांबे के तार को लपेट देते हैं। नीचे एक बल्ब लगता है, ठीक, और क्या लगा होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र लगा होता है। जैसे ही हम जैसे घर पे होता है ना नॉर्मल स्टार्टर मोटर वाला, आपने देखा होगा, जैसे ही उसको ऑन किया तो बल्ब क्या होता है, उसमें जलने लगते हैं। और जैसे ही हम बाइक मोटर का काम बंद हो गया, स्टार्टर बंद करेंगे तो फिर भी थोड़ी देर तक बल्ब जलता रहता है। वही काम इसमें भी होता है। इसमें एक लोहे की क्रोड होती है जिस पर तांबे का तार लपेटकर हम बनाते हैं। एक बल्ब लगा होता है और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र लगा होता है। अब क्रियाविधि की बात करें कि ये काम कैसे करता है। इस परिपथ में हम क्या करते हैं, धारा के मान को ही इससे नियंत्रित किया जाता है। भाई उच्च धारा को ये क्या करता है, उसके मान को निम्न कर देता है। कौन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। एसी से जब क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती जो परिपथ हमने लगाया जनित्र जनरेटर, उससे हम जब धारा का उच्च से उच्च मान देंगे तो ये क्या करेगा, चौक कुंडली उसको निम्न कर देता है। इसमें हम क्या करते हैं, निम्न प्रतिरोध, बहुत ही निम्न से निम्न प्रतिरोध लगाते हैं और उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली का यूज करते हैं। इस पे हम क्या करते हैं, निम्न यानी बहुत ही कम से कम प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली प्रयोग में लाई जाती है जिसका प्रेरकत्व कैसा हो, काफी उच्च हो, ठीक, तभी तो धारा के मान को बढ़ाएगा। और प्रतिरोध क्या काम करता है, प्रतिरोध धारा के मान को कंट्रोल करने का काम करता है कि परिपथ खराब ना हो जाए। ठीक, प्रतिरोध क्या है, धारा के मान में अवरोध, उसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक, और उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली जिससे धारा के मान को बढ़ाया जा सकता है, जिससे ऊर्जा का क्षय कम होता है। चौक कुंडली लगाने से क्या होता है, ऊर्जा का क्षय कम होता है और जब परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मान को निम्न किया जा सकता है। इसमें इसके यूज से धारा के मान को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, निम्न प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली यूज में लाते हैं। ठीक, जिससे जो ऊर्जा का क्षय होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में, चौक कुंडली लगाने से ऊर्जा के क्षय की संभावना बहुत ही कम हो जाती, बहुत ही निम्न हो जाती है। जब हम इस परिपथ में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जलने लगता है और तार में बह रही उच्च से उच्च धारा को चौक कुंडली बिना नष्ट किए हुए क्या कर देता है, निम्न कर देता है। क्योंकि हमने प्रतिरोध कैसा लगाया होता है, बहुत ही निम्न लगाया होता है। इसलिए धारा के मान को ये क्या करता है, भाई प्रतिरोध है अवरोध, और धारा के मान को आसानी से कम कर देता है। अब बात करें इसके लिए व्यंजक हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो चलिए देख लें कि इसमें जो प्रतिबाधा होती है, ठीक, वो क्या होती है और औसत शक्ति हम कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कुंडली का, ये जो आपकी कुंडली है चौक कुंडली, उसका जो स्वप्रेरकत्व है वो क्या है, एल है, तथा जो प्रतिरोध है, भाई निम्न कोटि का हमने प्रतिरोध यूज किया है तो प्रतिरोध तो आर होगा, और जो कुंडली है वो उच्च प्रेरकत्व वाली है तो इसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, एल होगा। माना कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल है तथा प्रतिरोध क्या है, आर है, तब इसकी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला आपने देखा था पिछले वीडियो में। प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, क्या होगी, एक्स एल का स्क्वायर। एक्सएल भैया क्या है, प्रेरकत्व के लिए जब हम यूज करते हैं, प्रेरकत्व के लिए जो प्रतिघात यूज करते हैं उसको हम एक्सएल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, भाई यहाँ पे कोणीय आवृत्ति की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे कोणीय आवृत्ति की हो जाएगी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी क्या, प्रतिबाधा, मतलब हर जगह पे जो बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हमने प्रतिरोध लगाया है उच्च प्रेरकत्व वाली, यानी दो अवरोध लगाए, एक पहले प्रतिरोध दूसरा प्रेरकत्व। पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध
ये क्या होते हैं अच्छे से बताया हुआ है, तो आप डेफिनेशन प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको ये सब अच्छे से समझ में आए, क्लेरिफाई हो जाए, जिससे आप डेरिवेशन आसानी से कर पाएं। ठीक है, तो आपने देखा था संधारित्र में जब हम यूज करते हैं प्रतिबाधा तो उसको एक्स सी से, और जब प्रेरक कुंडली के लिए तो उसे एक्स एल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ये निकल के आई इसकी प्रतिबाधा। अब अगर हम बात करें कि इसकी औसत शक्ति क्या होती है, जो चोक कुंडली की औसत शक्ति होती है उसको हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इसकी औसत शक्ति कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं तब जब भैया प्रतिरोध निम्न है, जब प्रतिरोध निम्न है और धारा का मान भी, भाई जब प्रतिरोध निम्न है, उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली लगाई है, तो चोक कुंडली क्या काम करता है, धारा के मान को निम्न कर देता है। धारा का मान जब बहुत ही कम हो जाएगा, भाई धारा के क्षय को ही रोकता है आपकी चोक कुंडली, तब निम्न धारा जब रह जाएगी तो उसकी औसत शक्ति क्या हो जाएगी। तो औसत शक्ति के लिए पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला ज्ञात किया हुआ है, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जहाँ वी आर एम एस क्या है, वर्ग माध्य मूल मान वोल्टेज का, और आई आर एम एस क्या है, वर्ग माध्य मूल मान धारा का। ठीक, तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा भैया, वी आर एम एस आई आर एम एस तो वही रहेंगे, लेकिन कॉस का मान बदलेगा। कैसे बदलेगा, चलिए ग्राफ से समझते हैं कि जो एक तरफ क्या होती है, जो परिपथ में बहने वाली धारा है, परिपथ में जो बहने वाली धारा है और वोल्टेज, ये क्या होते हैं, ये 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। जो परिपथ में बहने वाली धारा है, इनके धारा और जो वोल्टेज है, इनका जो कलांतर होता है, इनका कलांतर का जो अधिकतम मान है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर होता है वो कितने पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, समान कला पे होते हैं, 90 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। ठीक, तो हम cos फाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि औसत शक्ति निकाल ले, दोनों के बीच कलांतर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी औसत शक्ति, cos फाई की जगह क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो निम्न धारा के लिए औसत शक्ति जो हमने पी एवरेज निकाली थी, तो उसके लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है भैया, जो हमने ग्राफ बनाया था, विद्युत वाहक बल व धारा के बीच कलांतर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वोल्टेज और धारा के बीच में क्या होता है, कलांतर 90 डिग्री। तो cos फाई की जगह हम क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो पी एवरेज यानी औसत शक्ति क्या हो जाएगी, वी आर एम एस क्या है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान इंटू आई आर एम एस, धारा का वर्ग माध्य मूल मान इंटू क्या हो गया, cos 90 डिग्री। तो आप जानते हैं cos 0 का मान होता है भैया 1 और cos 90 का होता है 0। तो cos 90 की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, वी आर एम एस पी एवरेज इज इक्वल टू क्या करेंगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू 0। तो पी एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, निम्न धारा के लिए औसत शक्ति का मान क्या, 0 आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब निम्न धारा के लिए औसत शक्ति 0 होती है तो हम क्या कहेंगे कि जो ऊर्जा क्षय है वो इस परिपथ में नहीं होगा, क्योंकि भाई जब धारा निम्न थी तो इसमें ऊर्जा का जो क्षय है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। चोक कुंडली इसीलिए यूज में भी लाई जाती है। तो चलिए अब आगे देख ले, वाटहीन धारा क्या होती है और चोक कुंडली के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो जो चोक कुंडली है भाई, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, चोक कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, इसको हम लगा के क्या कर सकते हैं, धारा के मान को कंट्रोल कर सकते हैं। धारा के मान को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, चोक कुंडली के द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं वाटहीन धारा क्या होती है। तो वाटहीन धारा कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होता है, कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होता है और धारा के मध्य जो हम ग्राफ खींचते हैं, उनका जो कलांतर होता है वो क्या था, 90 डिग्री। हमने ग्राफ खींचा था ना, विद्युत वाहक बल भाई वोल्टेज और धारा के बीच में हमने ग्राफ खींचा था ना। तो हमने क्या करते हैं, जब कुंडली में विद्युत वाहक बल और धारा के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं तो उनका जो कलांतर आता है वो कितना आता है, 90 डिग्री। तो जिसके कारण औसत शक्ति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अभी आपने औसत शक्ति निकाली ना, तो औसत शक्ति का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। तो आई होप आपको चोक कुंडली समझ में आई, वाटहीन धारा समझ में आई, उपयोग समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।